हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पत्रकार दिमित्र मुरातोव ने यूक्रेन की बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं आयरलैंड, यूक्रेन, रूस या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो दोस्तों, पिछले वर्ष हम इनके बारे में चर्चा किए हुए थे। आप सभी को पता है प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। इसी प्रकार पिछले वर्ष भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रूस के पत्रकार दिमित्र मुरातोव को, जिन्होंने हाल ही में अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। ठीक है, और ये उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार क्यों बेचा है? ताकि यूक्रेन के बच्चों की मदद की जा सके। क्लियर है? तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? और हमारे विकल्प हैं जयपुर हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हवाई अड्डा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा यानी नवीनीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और एयरपोर्ट पर यह प्रयोग वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। तो यह तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं आयरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूचकांक से संबंधित लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें फिर से पिछले वर्ष की भांति आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक। इसे और क्या कहा जाता है? जीपीआई इंडेक्स यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स। कौन सी स्थिति में हम बात करें? वर्ष 2022 की स्थिति में। जारीकर्ता का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया जाता है। और इस 163 देशों की सूची में सबसे अधिक शांति वाला देश बताया गया है आइसलैंड को। उसके बाद में न्यूजीलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं इस सूचकांक में, जिसमें 163 देशों को सम्मिलित किया गया है। अगर हम चर्चा करें भारत की स्थिति की, तो इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर काबिज रहा है। अगर हम 163 के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले वर्ष जारी सूचकांक में भारत 138वें स्थान पे था और एक वर्ष में भारत ने 3 स्थिति की सुधार कर ली है। और इस प्रकार वे हाल ही में जारी रैंकिंग में 138वें से 135वें पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये भारत के लिए क्या है? पॉजिटिव बात है। वहीं पे मैंने आपको क्या बोला था कि आइसलैंड पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सूचकांक में अव्वल स्थान पर रहा है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार इस सूचकांक में अव्वल स्थान पर बना हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। क्लियर है? तो ये सभी तथ्य आप ग्लोबल पीस इंडेक्स के संबंध में जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला ओवरऑल परफॉर्मेंस और शिक्षा क्षेत्र में क्रमशः प्रथम स्थान पर रहा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बक्सा और शेखपुरा, कोरापुट और पूर्णिया, कोरापुट और शेखपुरा या बक्सा और अररिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरापुट और शेखपुरा। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोरापुट और शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा आकांक्षी जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाली डेल्टा रैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग श्रेणी में अलग अलग आकांक्षी जिलों की टॉप 5 की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? ओडिशा राज्य का कोरापुट जिला। और ओडिशा का कोरापुट ही स्वास्थ्य एवं पोषण यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी अव्वल स्थान पर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 112 आकांक्षी जिलों में बिहार का शेखपुरा अव्वल स्थान पर रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आधारभूत संरचना में छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। और इसी में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का ही एक और आकांक्षी जिला जिसका नाम है बीजापुर, वो कांकेर के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है। ये तथ्य भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद में हम अगले श्रेणी की बात करें जो कि है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स यानी कृषि एवं जलापूर्ति, तो इसमें बिहार का ही नवादा आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये रैंकिंग अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी की गई है और जल्द ही अगले सप्ताह के वीडियो में हम मई 2022 की स्थिति में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं कैलिफोर्निया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोपेनहेगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे क्या घोषित किया गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। और इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी कतर के हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं फ्रांस, कनाडा, ब्राजील या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आयोजक देश कौन कौन से रहेंगे? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इन तीन देशों का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है और इनका नाम आपको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहली बार है जब तीन देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन संपन्न कराएंगे। इन तीन देशों के कुल 16 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेले जाएंगे, जिसमें कुल 48 विभिन्न देशों की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित ये सारे तथ्य आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कुआरताने खेलों में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ तो फिनलैंड में क्या चल रहा है? कुआरताने गेम्स। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने क्या जीत लिया है? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और उस समय मैंने आपको यह भी बताया था कि नीरज चोपड़ा ने कुआरताने गेम्स में 86.69 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उस वीडियो में हम एक और प्रतियोगिता की चर्चा किए थे जिसको मैंने क्या बोला था? डायमंड लीग। क्या बोला था मैंने? डायमंड लीग। ठीक है, इस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंका था और अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को ब्रेक किया हुआ था, लेकिन उनका यह रिकॉर्ड कुछ समय बाद ही इसी टूर्नामेंट के एक प्रतिभागी के द्वारा ब्रेक कर दिया गया। इसीलिए नीरज चोपड़ा को डायमंड मीट लीग में सिर्फ सिल्वर पदक से ही संतोष करना पड़ा। यह तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष हम 23 जून को मनाते हैं, यह तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही तथ्य यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी की पूरी बातें करेंगे कि भारत का अब तक ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत द्वारा अब तक ओलंपिक्स में कुल 35 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और सर्वाधिक 16 क्या है? कांस्य पदक है। तो आपको बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 की स्थिति में भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो जवाब होगा हमारा 35। इन 35 में सर्वाधिक कौन से पदक है अगर बोलेगा तो हमारा जवाब होगा कांस्य पदक, जो कि क्या है? 16। और स्वर्ण पदक की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा 10। तो इस 35 का डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे ध्यान में रखिएगा 10 + 9 + 16 है ना। ये हो जाएगा गोल्ड, ये सिल्वर और ये हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछा जा सकता है कि इन 35 पदकों में सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीता हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? हॉकी में जीता हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीता हुआ है, तो भी हमारा जवाब क्या रहेगा? हॉकी ही रहेगा, क्योंकि 10 में से 8 स्वर्ण पदक तो भारत ने हॉकी में जीता है और हॉकी में 8 स्वर्ण पदक सहित भारत 12 पदक अब तक जीत चुका है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की बात करें तो किसी भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय का नाम अगर आपको पूछेगा तो ये नाम होगा नो डाउट, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था और इस प्रकार वे
किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर आपको पूछेगा तो आपको नाम ध्यान में रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम। क्या नाम ध्यान में रखेंगे आप? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। तो ओलंपिक से संबंधित भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सभी तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए हुए देश के पहले एनडीए परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है? दोस्तों ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगामी किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है सरिता सरकार, शनन ढाका, अनुराधा सिंह या श्रुति शुक्ला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शनन ढाका। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या? शनन ढाका। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पिछले वर्ष से हम चर्चा करते आ रहे हैं, अखबारों में लगातार आ रहा है कि एनडीए की परीक्षा अब अभी तक सिर्फ पुरुषों के लिए होती थी, लेकिन एनडीए की परीक्षा पहली बार महिलाओं के लिए भी कंडक्ट कराई गई है। और महिलाओं के लिए हुए प्रथम बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में रोहतक की शनन ढाका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मुंबई या पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और मध्य प्रदेश ने फाइनल में 41 बार के रणजी चैंपियन मुंबई की टीम को हराया है, जो कि मध्य प्रदेश की टीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विनर के रूप में आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश का नाम। ठीक है, और ये फाइनल मैच कौन सी स्टेडियम में खेला गया था, ये सवाल भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है बेंगलुरु स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की रणजी चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से मात दी और इस प्रकार मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जीतने में सफल रहा। ठीक है, मध्य प्रदेश टीम के कप्तान का नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। और मध्य प्रदेश टीम के कोच का नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है चंद्रकांत पंडित, जो पूर्व में मध्य प्रदेश रणजी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये सभी तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं कुशल, श्रवण, निपुण या सक्षम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निपुण। तो दोस्तों निपुण परियोजना आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। निपुण परियोजना क्या है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण और श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई एक प्रकार की क्या है, राष्ट्रीय पहल है। इस परियोजना के माध्यम से श्रमिकों के कौशल में विकास कर निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगा। इसके लिए किसकी शुरुआत की गई है, ये आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पेरिस, कोपेनहेगन, वियना या ज्यूरिख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वियना। दोस्तों कुछ देर पहले भी हम सूचकांक की चर्चा कर चुके हैं, वो क्या था, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक नए सूचकांक की चर्चा कर रहे हैं जो कि क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। मैंने उस समय भी आपको बताया था, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी इंडेक्स वर्ष 2022 में जारी किए जा रहे हैं उन सभी सूचकांकों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है और भारत की स्थिति क्या है, ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखा कीजिए। तीसरा चीज आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स है ये किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सभी तथ्य की चर्चा अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स आपको क्या बताता है कि रहने लायक विश्व के सबसे अच्छे शहर कौन से होंगे। ये सूचकांक किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब हम बात करते हैं कि इस सूचकांक में जो वर्ष 2022 में जारी किया गया है, रहने लायक विश्व के सबसे अच्छे शहर कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान पर है इसमें ऑस्ट्रिया का वियना, दूसरे स्थान पर है इसमें डेनमार्क का कोपेनहेगन और तीसरे स्थान पर है इसमें स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ठीक है, तो ये हो गए आपके टॉप 3 बेस्ट कंट्री फॉर लिविंग। ठीक है, अगर हम भारत के शामिल शहरों की बात करें तो भारतीय राजधानी दिल्ली को इस सूची में 112वें और मुंबई को 117वें स्थान पर जगह दी गई है। तो ये तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? और हमारे विकल्प हैं नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या श्रीनगर। दोस्तों ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 शिखर की सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जानी है और 2023 में
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत का जम्मू कश्मीर। तो ये जवाब आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन करने वाला है? जम्मू कश्मीर। तो ये तथ्य मैंने यहीं पर भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर हम G20 समूह की बात करें तो इसमें विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यानी IMF के रिप्रेजेंटेटिव, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का ये क्या है? एक अनौपचारिक समूह है। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? और हमारे विकल्प हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दोस्तों, इस खबर के बारे में रोजाना अखबारों में लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह खबर अपने आप में वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से तो यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक पुराने फैसले को बदलते हुए वहां के रहने वाली महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। देखने वाली बात यह है कि जिस सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवैधानिक अधिकार को अभी खत्म किया है, 5 दशक पहले यहीं की सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार महिलाओं को प्रदान किया था, जिसे अभी छीन लिया गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अखबारों में लगातार खबरें आते रहती है कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म किए जाने को लेकर वहां की महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं सुमन के बेरी, परमेश्वरन अय्यर, पुष्कर सिंधे या रजत गुप्ता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वरन अय्यर। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग के इनसे पूर्व में सीईओ थे अमिताभ कांत जी, जिनके बाद में परमेश्वरन अय्यर जी को नया सीईओ बनाया गया। यहाँ पे एक और नाम दिखाई दे रहा है आपको, सुमन के बेरी। इन्हें हाल ही में नीति आयोग का नया क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इनके नाम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपाध्यक्ष का पद अलग होता है, सीईओ का पद अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही तथ्य लिखा हुआ है। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे कौन? परमेश्वरन अय्यर। सुमन के बेरी जी कौन है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। इस तथ्य की चर्चा मैं काफी बार अपने वीडियोस में कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे मित्र हमसे अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में एक बार मैं आपको और बता देता हूं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी शुरुआत प्लानिंग कमीशन के बदले, पहले हमारे पास में क्या था वर्ष 2014 तक? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। उसके बाद में वर्ष 2015 में उसके स्थान पर क्या लेके आया गया है? नीति आयोग। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहा VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? और हमारे विकल्प हैं राजस्थान, विशाखापट्टनम, ओडिशा या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम VLSRSAM के फुल फॉर्म की चर्चा करते हैं। इसका फुल फॉर्म है या पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यहीं से आपको ध्यान में रखना है, ये एक प्रकार का क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। यहीं पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से लॉन्च किया गया है? ओडिशा से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न होगा, हाल ही में भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? और हमारे विकल्प हैं निर्यात, इंपोर्ट, आयात या व्यापार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निर्यात पोर्टल। तो निर्यात पोर्टल का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। निर्यात पोर्टल का पूरा नाम है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। पीएमओ के अनुसार निर्यात पोर्टल विदेशी व्यापार से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बनाया गया है और इस पोर्टल में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी जानकारियां एक साथ उपलब्ध होगी। तो अवश्य ध्यान में रखेंगे आप क्या? निर्यात पोर्टल का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और हमारे विकल्प है छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा या बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, MSME राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में ओडिशा राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं ओडिशा के बाद में बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, ठीक है, यानी MSP। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के मूल्य में हुई है? और हमारे विकल्प हैं
तिल, राम तिल, अरहर या धान? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिल। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ वर्ष 2022-23 के नए एमएसपी को मंजूरी दे दी है और इसके बारे में हमने टेलीग्राम में काफी विस्तृत रूप से एक टेबुलर फॉर्म में आपको कंटेंट दिया हुआ है। ये आपके पिछले सप्ताह के पीडीएफ में भी हमने दिया हुआ है। किसी भी अभ्यर्थी के पास में अभी तक अगर वो पीडीएफ नहीं पहुंच पाया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएसयू एजुकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे स्टोर सेक्शन में फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एक कोर्स आपको दिखाई देगा, उसमें आप एनरोल हो जाइए। ठीक है, उसमें पीडीएफ का पूरा अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। इसके अलावा जिस वीडियो की चर्चा हम कर रहे हैं इसका निःशुल्क पीडीएफ हमारे उस एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप जिस टेलीग्राम ग्रुप से रोजाना करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं वहां पे भी ये पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो ये पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपने प्रश्न के उत्तर पे चर्चा करेंगे कि तिल को ही हमने आंसर क्यों लिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक 523 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है सरकार के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ष 2022-23 में तिल का एमएसपी क्या बताया गया है, 7,830 रुपए। ठीक है, 7,830 रुपए और यूनिट है इसका क्या, प्रति क्विंटल। यहीं पे आपको धान भी दिखाई दे रहा है जिसका एमएसपी लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं ग्रेड ए किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 2,060 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हम आज के 20वें प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? और हमारे विकल्प है कश्मीर, ब्रिटेन, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। दोस्तों कुछ देर पहले हमने G20 देशों की शिखर सम्मेलन की बात की थी और उसमें हमने चर्चा किया था कि वर्ष 2023 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहां होगा, भारत के जम्मू कश्मीर में। अभी हम चर्चा कर रहे हैं किनकी, G7 शिखर सम्मेलन की। तो वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के बेवेरिया में आयोजित किया जाएगा। ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार कौन है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी, प्रतिभा पाटिल या निर्मला सीतारमण। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार इनके बारे में अखबारों में खबरें आ रही है और ये एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और इस एनडीए के अंदर में एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो है क्या, भारतीय जनता पार्टी। तो एनडीए के ओर से उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब आयोजित किया जाएगा, 18 जुलाई को, जो कि भारत के इतिहास में राष्ट्रपति के पद का 16वां चुनाव होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कैसे कराया जाता है, तो चुनाव पद्धति के लिए वोटिंग सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है क्या, एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रणाली। क्या बोला जाता है, एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रणाली, या इसी को क्या बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, हाल ही में ओसिनिक्स सिटी नाम का तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या साउथ अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में एक तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या रखा गया है, ओसिनिक्स सिटी। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अमिताभ कांत, सुमन के बेरी, तपन कुमार डेका या परमेश्वरन अय्यर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डेका। तो आपको ध्यान में रखना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है किन्हें, तपन कुमार डेका जी को। विकल्प में जो और नाम दिखाई दे रहे हैं उसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले किए हुए हैं कि सुमन के बेरी जी कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, परमेश्वरन अय्यर जी कौन है, नीति आयोग के नए सीईओ, और नया सीईओ इन्हें बनाया गया है अमिताभ कांत जी के जगह पे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत, जिनके जगह पे अभी किन्हें बनाया गया, परमेश्वरन अय्यर। इसी तथ्य की चर्चा हम थोड़ी देर पहले किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न होगा, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? और हमारे विकल्प हैं फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कोलंबिया या आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको नाम ध्यान में रखना है, गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से आपको यह वीडियो अवश्य ही उपयोगी लगा होगा। तो आप इसी प्रकार के लगातार साप्ताहिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने और
अभ्यर्थी मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जल्द मैं आपसे मिलूंगा अगले माह के प्रथम सप्ताह के एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।